बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं महवी शबीब। उम्मीद करती हूं कि आप एक खुशगवार सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। माशरे में जब भी हम बेहतरी के बारे में बात करते हैं, जब भी तब्दीली के बारे में बात करते हैं, या जब भी हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी के हवाले से बात करते हैं, तो अक्सर औक़ात हम इक्वल राइट्स के हवाले से बात करते हैं। आज हम ऐसे ही तबके के हवाले से बात करेंगे जो कि इस माशरे का अहम तबका है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज भी हो रहा होता है। ब्लाइंड पर्सनस का भी हमने सोचा है कि हमें अल्लाह ताला ने बसारत दी है, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर जाते हैं। लेकिन वो पर्सन जो स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं, वो माशरे में कितना प्रोग्रेसिव रोल प्ले कर रहे हैं, हमें उनके लिए क्या आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है। माशरा जो है ये मुख्तलिफ़ एंटिटीज़ का मिलजुल कर काम करने का नाम है। आज हम बात करेंगे नाबीना अफराद को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। और ऐसे में उम्मीद की किरण अहमद करीम साहब, जो कि ख़ुद भी नाबीना है, लेकिन उन्होंने ब्लाइंड पर्सनस के लिए हमेशा से आवाज़ उठाई है, हमेशा से अमली इक़दामात किए हैं, जिन्हें आज की सोसाइटी में काम करने के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, उनके चैलेंजेस के हवाले से भी बात करेंगे, वो किस तरह से एक कामयाब शख्सियत बने इन तमाम तर चैलेंजेस को ओवरकम करके। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर औक़ात मैं ये कहती हूँ कि हमारी प्रायोरिटी में हमारी सेहत नहीं होती, और जब ये सेहत हमसे छिन जाती है तब हमें इस सेहत का अंदाज़ा हो रहा होता है। तो आपकी सेहत के हवाले से भी जी 11 बजे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज के दौर में मौसम के हाल अहवाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत बरकरार है फैसलाबाद में। अलबत्ता सुबह का आगाज़ जो है वो सूरज की सुनहरी किरणों से होता है, लेकिन अगर हम बात करें आज की, तो आज ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे सोने के भाव ताव से लेकर सब्जियों के भाव ताव, डॉलर का रेट आज क्या चल रहा है, ये भी हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले दिन को बेहतर बनाने के लिए देखते हैं फैसलाबाद का मौसम आज सारा दिन कैसा रहता है हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के मौसम की जो सुबह का आगाज़ है वो एक सूरज की सुनहरी किरणों से हुआ है। हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में भी कदरे तब्दीली आ रही है, बेहतर हो रहा है। गुज़श्ता अगर 2 हफ़्तों से बात करें तो फैसलाबाद में जमा देने वाली सर्दी हम देख रहे थे, लेकिन गुज़श्ता 2 दिन से मौसम जो है वो कदरे बेहतर दिखाई दे रहा है। अलबत्ता सर्दी की जो शिद्दत है वो बरकरार है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात कर लेते हैं। जी, आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 19 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। टेम्परेचर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम में तब्दीली आ रही है, शिद्दत जो है वो थोड़ी कम महसूस हो रही है। लेकिन जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, या थोड़ी सी हम देख रहे होते हैं टेम्परेचर में बेहतरी आ रही होती है, तो हम हमारे जो एहतियात है उसे उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे होते। तो जब भी मौसम थोड़ा सा हमें तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा होता है, तब भी एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह के औक़ात में हल्की धुंध देखने को मिल रही होती है, और आज तो सुबह से ही फैसलाबाद शहर में ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो बरकरार है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। तो ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखें, SOPs को लाजमी फ़ॉलो करें, घर से जब भी निकलें मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि आप सेहतमंद रहेंगे तो आप किसी भी मौसम को बड़े खुशगवार तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं नाबीना अफराद के हवाले से। हमारे माशरे का एक अहम तबका, लेकिन लाशऊरी तौर पर या शाउरी तौर पर हम बहुत सारी चीज़ों में इन्हें निगलेक्ट कर जाते हैं। हुकूमती सतह पर किस तरह से नाबीना अफराद को टैकल किया जा रहा है, क्या क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, और इसके साथ साथ वो लोग जो कि इस सोसाइटी में रोल मॉडल हैं तमाम लोगों के लिए। ऐसी शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अहमद करीम साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं अल-फज़ील मरकज़ नाबीना से, और जिनकी ख़ुद की स्ट्रगल जो है वो तमाम ब्लाइंड पर्सन के लिए एक रोशनी की किरण है। उनसे उनके स्ट्रगल, उनके चैलेंजेस, किस तरह से उन्होंने तमाम तर चैलेंजेस को कॉप अप किया, ये भी जानेंगे, ताकि उन लोगों के लिए जो कि इस टाइम नाउमीद हैं, मायूस हैं, वो थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के तहत सोच सकें। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अहमद साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोडक्शन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 की रिपोर्टर मरियम रज़ा ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम आप? मैं ठीक हूँ, आप सुना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मरियम फॉर बीइंग हियर। अहमद करीम साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हम में से ना अक्सर मैं कहती हूँ कि हम लोग ना बड़े नाशुक्रे हैं। अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ, हम छोटी छोटी सी बातों से नाउमीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन आप रोल मॉडल हैं उन तमाम लोगों के लिए। ब्लाइंड होने के साथ साथ आपने जिस तसलसल के साथ, जिस जद्दोजहद के साथ स्ट्रगल किया, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा।
जी मैं विश बिल्कुल हम नाशुक्री करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो हमारा क्रिएटर है, हमें उसकी दी हुई चीज़ों पे हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे वालिद साहब ने मुझे बचपन में एक चीज़ सिखाई थी कि जब आप मायूस हों तो अपने से नीचे वाले को देखें, और जब खुश हों तो अपने से बेहतर वाले को देखें। तो आप अब जब अपने से कमतर को, क्योंकि आप देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, और देर आर पीपल लाइक इन दीगर मुल्कों में हैं जो इस लेवल पे नहीं, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, कोई एजुकेशन नहीं है, तो मैं अब नाम नहीं लूँगा उन कंट्रीज़ के, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। तो हम उनसे बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाकी कमिंग टू माय चैलेंजेस, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बीबीए फ़ाइनेंस किया है, और जब मैं एजुकेशन हमारी होती है ब्रेल के ज़रिए, ब्रेल जिस तरह आप लोग पेपर और पेन से लिखना सीखते हैं, हम लोग ब्रेल से स्टडी करते हैं, जिससे हमें लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर अपने एग्ज़ाम्स के लिए, सिलेबस को कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेल का, ब्रेल के ज़रिए रिकॉर्डिंग्स का, ठीक है। अब क्योंकि 2026 आ गया है, तो आईटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। हम कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। इवन 2007 में जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे जीसी यूनिवर्सिटी में, तो वो भी लैपटॉप पे ही थे। जो टीचर थे वो यूएसबी में क्वेश्चन पेपर दे देते थे, सही। और मैं वो टाइप करके उसके आंसर प्रिंट करके उनको हम दे देते थे, तो वो चेक करके मार्किंग कर देते थे, ठीक है। तो जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं या कोई विजुअली इम्पेयर्ड लोग देख रहे हैं जिन्हें इन चीज़ों का नहीं पता, तो उनको मैं यही कहूँगा कि देयर आर सॉल्यूशंस अवेलेबल टू मैनी चैलेंजेस। उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आप किसी जॉब पे हैं जहाँ आपको जॉब मिल ही नहीं रही, तो अपने आप को जॉब के लिए प्रिपेयर करने के लिए ब्लाइंड लोगों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें, और वो भी माशरे का प्रोडक्टिव सिटीज़न बन सकते हैं। बिल्कुल, और हमेशा जो आपकी पॉजिटिव अप्रोच है ना, वो आपको कामयाबी की तरफ लीड करती है। और अहमद करीम साहब एक ज़िंदा एग्जांपल है इन तमाम चीज़ों की, जिन्होंने अपनी स्ट्रगल से ये बात साबित की है कि अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी क्रिएट की जा सकती हैं। मरियम, आप ब्लाइंड पर्सनस के स्ट्रगल्स को किस तरह से देखती हैं हमारी सोसाइटी में? मैं भी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम सबसे पहले आपने बात की थी कि हम नाशुक्री करते हैं, और वाक़ईतन ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम अब यही कहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो सकता, ये हम नहीं कर पाए, ये हमसे नहीं होगा। और मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आप अपने आप से बात करते हैं वो आपकी बॉडी भी सुनती है और आपका ज़हन भी उसी चीज़ को समझ लेता है। लेकिन अगर आप अपने आप को ये कहना शुरू कर दें कि यू कैन डू इट और आप ही कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी चीज़ या कोई भी चीज़ आपको रोक सकती है। और जो आपने ब्लाइंड पर्सनस की बात की, तो ये बड़े ही एक स्पेशल मेरे ख़्याल से वो लोग हैं जिनके साथ अगर आप वक्त गुजारते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये लोग दिल के साफ़ हैं। मेरा अल फैसल नबीना मरकज़ के साथ शायद साल से ज़्यादा का वक्त गुजरा है, या शायद इससे कम ही हो, लेकिन मैं जब भी इस इदारे में जाती हूँ या जब भी मेरी अहमद साहब के साथ मुलाकात होती है, तो मुझे ये महसूस होता है कि मैं प्योर लोगों के दरमियान में मौजूद हूँ। वो लोग जिनके दो दो चेहरे नहीं हैं, वो एक ही हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इनका कोई भी काम हो, बेशक वो छोटा हो बड़ा हो, वो कोई छोटी से छोटी कोशिश हो अपने लिए या उन लोगों के लिए जो इस वक्त इन चीज़ों के साथ चल रहे हैं अपने आप को लेके, वो बहुत प्योर होती है। वो उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, आप जब अपनी कोशिश लगाते हैं तो अल्लाह भी आपका साथ देता है। और मुझे लगता है कि अहमद साहब जब कुछ कोशिश कर रहे होते हैं या किसी स्ट्रगल में होते हैं इन लोगों के लिए, तो अल्लाह पाक भी इनका साथ दे रहा होता है उस चीज़ के अंदर कि हम आपको लेके चलेंगे। ख़ास तौर पर ये कि मैं जहाँ भी ब्लाइंड पर्सनस को देखती हूँ और मुझे ये फ़ील होता है कि वो नबीना मरकज़ नहीं गए, या उनको इस चीज़ की एजुकेशन नहीं है, या वो इन्फॉर्म्ड नहीं है कि यहाँ पर एक इदारा मौजूद है, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं उनको बताऊँ कि आप यहाँ जाएँ, आप ज़रूर जाएँ। आप देखें, सबसे पहले होता है कि आप स्किल्ड हों, आपके पास कोई ऐसी स्किल मौजूद हो। अगर आपके पास स्किल है और आपके
पास कोई और कमी है। देखिए इंसान कोई भी मुकम्मल नहीं हो सकता, बिल्कुल इसी तरह से है। अल्लाह और उसके रसूल के बाद और कोई ज़ात है ही नहीं जो मुकम्मल हो। तो इंसान जो है वो तो वैसे ही गलतियों का पुतला है, उसमें कमियां मौजूद हैं, तो हर कमी इंसान में मौजूद है। ये आप सोच भूल जाएं कि आप सब कुछ कर लेंगे, यू कैन डू एवरीथिंग, बट आप अपने लिए बेहतर करें, कोई स्किल ढूंढें जिसमें आपको पता हो कि आप ये कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अलवीना मरकज़ में मैं गई हूँ, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो कुकिंग सीखती हैं। अब हम लड़कियाँ जिनको किचन में जाते हुए कुछ होता है और हमें कोई चीज़ आंखों के साथ भी नज़र नहीं आती, बिल्कुल। यकीन करें कि मैंने उनकी कुकिंग देखी है, वो स्मेल से, टच से एक अच्छा खाना, बिरयानी, पुलाव और वट एवर जो भी हमारी खाने फूड आइटम्स हैं उनको बहुत अच्छे से रेडी करती हैं। और एक शौक़ है, एक स्किल है उनके अंदर मौजूद। इवन कि जो उनकी टीचर जो उनको वहाँ पे ये स्किल दे रही हैं वो भी ब्लाइंड हैं, और जिस तरह से वो उनको टैकल कर रही हैं, उनकी मेजरमेंट्स को, उनकी चीज़ों को, वो बिल्कुल इनक्रेडिबल है कि आप देखते हैं एग्जाम्पल है पर्सन विद स्पेशल बिल्कुल एबिलिटी। बिल्कुल मैं ये ऐसा ही कहती है, हूँ कि ये स्पेशल एबिलिटीज़ हैं जो बिल्कुल कि हम जैसे लोगों में नहीं पाई नहीं जाती, पाई और जाती। अक्सर हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। और अहमद करीम साहब अक्सर ऐसे होता है कि सर्कमस्टांसिस को हम ना इल्ज़ाम ठहराने देते हैं कि शायद हमारे पास ये क्वालिटी होती है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ होती तो हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते। तो क्योंकि आप उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए एग्जाम्पल भी हैं, रोल मॉडल भी हैं, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि मुआशरे के बिहेवियर को आप किस तरह से देखते हैं व्हेन इट्स कम्स टू ब्लाइंड पर्सन्स। देखिए, एक तो जैसे मिस मरियम ने कहा कि जब हम ये सोच लेते हैं कि हम कोई चीज़ कर सकते हैं तो वो पॉसिबल बन जाती है। तो एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, मैं ऑडियंस के साथ शेयर करूँगा कि एक दफ़ा एक कुएं में समझे कोई 100 फ्रॉग्स थे, मेंढक थे, ठीक है, और वो जंप कर रहे थे बाहर आने के लिए। तो जो बाहर मेंढक थे वो उन्हें चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ना करो, तुम नहीं आ सकते। एक इतना ऊंचा जंप लेता है कि आ जाता है, ठीक है, तो वो देखते हैं कि ये कैसे आ गया, तो उन्हें पता चलता है ये डेफ है, इसे सुन ही नहीं रही थी उनकी बात, ठीक है। तो जब वो सुन ही नहीं रही थी उसने अपने आप पे बिलीव किया और वो आ गया। बाकी जो माशरे की बात है, देखें जो कोई भी शख्स है जैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो प्रॉब्लम उसकी विजुअल इम्पेयरमेंट में हमने जो स्टडी किया नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ ना देने में होती है माशरे की। मेरे पास क्योंकि मुझे ये शौक़ है कि अगर जब मैं एक बच्चा था तो मेरे पे तवज्जो दी गई है, तो अभी भी विजुअली इम्पेयर्ड्स पे दी जाए और उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हों। तो वो बताते हैं अक्सर जब वो वर्क प्लेस पे जाते हैं तो उनके जो सुपरवाइज़र्स होते हैं उनको क्योंकि प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती, तो वो ये समझते हैं कि ये ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर सकते, ये हम पे बर्डन है। तो उनसे अगर कोई ऐसे सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनके टैलेंट को देखें, नहीं तो हमारे पास आ जाएं, हम इंशाल्लाह हेल्प आउट करेंगे एम्प्लॉयर्स को भी। और इवन अगर पेरेंट्स को लगता है, कई दफ़ा पेरेंट्स को नहीं पता होता कि जो उनका बच्चा है अगर उसके पास विजुअल इम्पेयरमेंट है तो वो बड़ा होकर क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास अलहम्दुलिल्लाह एग्जांपल्स हैं। हमारे ही सेंटर के एक स्टूडेंट, उनकी CSS में 12th पोजीशन आई थी, दैट्स रियली अमेजिंग। और वो कुवैत में उन्होंने जो है ना वेरी हाई लाइक एक्टिंग एम्बेसडर भी काम किया है। वो विजुअली इम्पेयर्ड है, अभी वो इस्लामाबाद में पोस्टेड हैं, फैसल मजीद साहब। फिर हाँ जी, बिल्कुल इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो माशरे में उन तमाम लोगों के लिए हैं जो कि माशरे को ना, माशरे में नाबीना अफराद को कहीं ना कहीं बोझ समझते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें अपनी सोच का एंगल थोड़ा सा बदलना है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ब्लाइंड पर्सनस या पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी माशरे में किस तरह से कारआमद बन सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू का तसलसल जारी था जिसमें हम बात कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट के हवाले से। अहमद करीम साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आपका एक्सपोजर लाइफ में बहुत ज़्यादा वास्ट रहा है और आप तमाम लोगों के लिए एक मिसाल भी हैं, तो किस टाइप की स्किल्स जो हैं एक ब्लाइंड पर्सन हासिल कर सकता है और पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं व्हेन इट्स कम्स टू कैप्चरिंग दैट स्किल? देखिए जी, इट डिपेंड्स टू कि जो ब्लाइंड स्किल लेना चाह रहा है कि वो एजुकेशन की उसकी एज है या दैट हैज़ बिन पास्ट। तो अगर तो उसकी एजुकेशन की एज है, पहले तो अपनी एजुकेशन पे भरपूर तरीके से तवज्जो दे। उसके पेरेंट्स को चाहिए कि उसके लिए अब स्कूल में अगर उन्होंने नहीं कराया, क्योंकि हमारे पास अल फैसल में भी कई दफ़ा
स्टूडेंट्स आते हैं, देयर एज इज़ लाइक 15, 20, 25 एंड दे हैवंट सीन अ स्कूल बिफोर इन देयर लाइफ। तो वो पेरेंट्स को चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता कि मैं स्कूल भी जा सकता हूँ, तो उस बिल्कुल। ठीक है वो फिर एजुकेशन उसको दें। जिनकी गुजर चुकी है वो उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए मैथ्स की, उसके अलावा लेन देन की, डीलिंग की, वो काफ़ी आमतौर पे होती है। तो जो तो एजुकेटेड होते हैं उनको, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, दे कैन गो इनटू सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, सीएसएस कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, प्राइवेट में भी जॉब्स कर सकते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जॉब करते हैं कराची में। तो जो एजुकेटेड नहीं है उनके लिए डिफरेंट बिजनेस ऑप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल वो राइट्स का बिज़नेस भी कर सकते हैं अगर स्मॉल स्केल करना है, जो राइट्स कोइन ऑपरेटेड राइट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है, वो अपना रेस्टोरेंट चला रहा है इधर मिल्लत रोड पे आगे जाके, ही इज़ विजुअली इम्पेयर्ड। तो अगर आपके पास स्किल्स, आप वो बिज़नेस की जो नो हाउ है आपका, जिसमें आपका, देखिए चाहे कोई विजुअली इम्पेयर्ड हो या ना हो, बिज़नेस के लिए आपके पास उस चीज़ का शौक़ होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अभी हमारे नेबरिंग कंट्री में एक मूवी भी आई है उनकी, उसमें उस लड़के ने, विजुअली इम्पेयर्ड है, इज़ अराउंड 36, और उसने $1 मिलियन से ज़्यादा की एक कंपनी बनाई है और काफ़ी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को उसमें जॉब्स भी दी हैं, ठीक है। सही। तो बाकी एजुकेशन के साथ साथ दे मस्ट लर्न आईटी, कंप्यूटर यूज़ ऑफ एआई, और जो है उस पर ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड कर सकता है। लेकिन बात वही आ जाती है, फिर जो लोग एजुकेटेड नहीं है वो परफ्यूम मेकिंग का भी कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह हम लॉन्च करना चाह रहे हैं जल्दी, कोर्स अल फैसल के थ्रू। और उसके अलावा वो ब्रेल ज़रूर सीखे ब्लाइंड, क्योंकि ब्रेल के ज़रिए वो अपने नोट्स बना सकते हैं, अपना हिसाब किताब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्किल्स मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, आज के दौर में एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरियम, दूसरी जानिब अगर हम देखें ना, तो आज के दौर में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, कभी गुर्बत की वजह से और कभी वसाइल की कमी होने के बावजूद। जब हम स्पेसिफिकली ब्लाइंड पर्सनस को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में आप क्या समझती हैं कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेसिफिकली अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, कि इन लोगों की एजुकेशन के हवाले से भी काम किया जाए? किसी भी बच्चे की जो स्कूलिंग है या उसके बेसिक्स हैं वो स्कूल से ही शुरू होंगे, बेशक वो कोई स्पेशल होगा बच्चा या फिर नॉर्मल बच्चा जैसे होते हैं वैसे होगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको उसकी बेसिक स्कूल्स जो है वो दिया जाए। हमारे यहाँ माशरे का आप कहने की गलती है और हमारा अलमिया है कि हम हमेशा ये गलती करते हैं कि जो इस तरह स्पेशल अफराद हैं उनको हम साइड पे कर देते हैं और बाकी लोगों पे तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। हालांकि अगर आप नोट करें तो ये इनके पास अल्लाह पाक ने अगर कोई एक चीज़ ली होती है तो उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ इनके पास मौजूद होती हैं। अगर उनको हम पॉलिश करते हैं और उनको बेहतर करते हैं तो ये उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं जिन पे हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और आपने सबसे अच्छी बात किया है कि हमारे स्कूल जो है ना, वहाँ पर स्पेशल बच्चों को उस तरह से उनके लिए कोटा नहीं मौजूद होता। हम लोग खुद भी स्कूल में गए हैं और भी कभी स्कूल्स में विज़िट होता है तो कभी भी इस तरह से नहीं देखा कि वहाँ पर उनका कोटा मौजूद हो या कोई स्पेशल स्कूल या नबीना मरकज़ के अलावा मैंने फैसलाबाद में अभी तक कोई ऐसा स्कूल नहीं देखा कि जहाँ पर स्पेशल बच्चों की बेसिक स्कूलिंग जो है वो हो रही हो। अल फैसल नबीना मरकज़ के अंदर तो प्रॉपर जो आप कह रहे हैं कि नर्सरी प्रेप के जो बच्चे हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, जो ब्रेल के ज़रिए पढ़ रहे हैं, अपने बेसिक्स रेडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ABCD जैसे हम पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ते हैं। अब देखिए जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा वो आगे जाके ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा, उसको पता होगा कि मैंने पढ़ा हुआ है, मैं इतना पढ़ चुका हूँ और मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बेसिक जो है वो सबसे पहले पूरे करें। किसी के पास ये राइट नहीं है कि आप किसी की तालीम का हक़ जो है उससे छीनें, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे होते हैं, आपके पास तालीम होती है, शऊर आता है, आपके पास हुनर आता है, तो उसके वक्त के साथ साथ फिर आप अपने माशरे में एडजस्ट होते हैं। देना चाहूँगी, आप भी यूनिवर्सिटी में गई होंगी, मैंने भी मुतअद्दिद बार जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का विजिट किया होगा। आपने देखा होगा कि कितने डिसेबल पर्सन के लिए वहाँ पर रैंप बनाया गया है। आपने देखा होगा कि हम लोग सोसाइटी में इस बिहेवियर को लेकर चलते हैं कि आए ये डिपेंडेंट ही रहे, हमें ये सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए महविश, अब आके मरियम नवाज़ ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया है और इसके ऊपर हल्का फुल्का काम भी कहते हैं कि शुरू हो चुका है सोशल वेलफेयर के थ्रू के हमारे जितने भी इदारे हैं, बेशक प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ पर
3% कोटा जो है वो हमारे स्पेशल अफराद के लिए रखा जाएगा, ख़ास तौर पर वो जो फिट टू वर्क है, जो काम कर सकते हैं, जिनके पास स्किल है, हुनर है या पढ़े लिखे हैं, उनको वहाँ पर जज किया जाएगा। क्योंकि इसकी तादाद शुरू होती है मैक्सिमम 40 से, कि अगर वहाँ पे 40 या 40 से ज़्यादा लोग हैं तो फिर उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा कि वो 3% कोटे पे अपने पास रखें। और इसके हवाले से नोटिस वगैरह जारी किए जा रहे हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, ताकि उस जगह पे जाकर उनको रखा जा सके। फिर उसके अलावा और भी डिमांड्स इसी एक्ट के थ्रू हैं कि उनके लिए अलग से, देखिए कानून बना हुआ था, ये बहुत पुराना कानून है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और अब इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर शुरू की गई कि उनके लिए अलग से वॉशरूम्स हैं वो मौजूद होने चाहिए, रैंप्स मौजूद होने चाहिए, इवन कि उनका पार्किंग एरिया जो है, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिनकी 4 व्हीलर होती है बाइक या 3 व्हीलर होती है, तो वहाँ पे पार्किंग के लिए अलग जगह रखी जाए ताकि वो किसी पे डिपेंड ना हो, बल्कि वो अपने आप को खुद लेके चल सके, बेहतरी की तरफ जा सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट इस पे प्रॉपर तरीके से गौर करे, जैसे बाकी चीज़ों पे कर रही है। बिल्कुल मरियम, इट्स ऑल अबाउट विजन कि हम इन तमाम चीज़ों को अपने विजन में किस तरजीह पे रख रहे हैं, और ये आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अहमद करीम साहब, बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्लाइंड हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अपने राइट्स के हवाले से पता है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि वो अपनी इस डिसेबिलिटी को किस तरह स्पेशल एबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि फ़ोन किस तरह से यूज़ करना है जब वो एक ब्लाइंड पर्सन के तौर पे माशरे में निकलते हैं, टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूटिलाइज़ करना होगा, लैपटॉप को किस तरह से इस्तेमाल करना होगा। इस हवाले से थोड़ी सी आप रहनुमाई फरमाइएगा। जी अभी मरियम ने एक एक्ट का जिक्र किया जो डिसेबल लोगों के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने पहले से वो मौजूद था, लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। थोड़ा सा बस मैं करके उस पर बात फिर आपकी क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। एक तो हर डिसेबिलिटी उसको ज़रूर स्टडी करें उस एक्ट को। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप बेशक मुझसे कांटेक्ट करें और उसको हम इंशाल्लाह आपका हर इशू गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो भी इक्वल राइट्स और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है। और जो यूनिवर्सिटी की बात की, उसमें भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिसेबल सपोर्ट सेंटर्स बने होते हैं। तो ठीक है, उनका ये काम है कि जो भी डिसेबल स्टूडेंट है वो उस सेंटर के साथ इन कांटेक्ट होगा और फिर वो उसकी नेसेसरी अकोमोडेशंस, ठीक है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई चल नहीं सकता और उसकी क्लास आप 3rd फ्लोर पे कर रहे हैं, तो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो वो स्टूडेंट अफेयर्स सेंटर जो है या स्पेशल नीड सेंटर है वो कोऑर्डिनेट करता है टीचर्स के साथ, या कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है उसे एक्सेसिबल फॉर्मेट में नोट्स नहीं मिल रहे, तो ये उसका काम होता है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर यूनिवर्सिटीज़ हमें देख रही हैं अभी कि वो इस चीज़ को अपनी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करें, इससे उनकी जो QW या QS रैंकिंग्स होती हैं उनमें भी बेहतरी आएगी। और जो आपने क्वेश्चन किया कि लोग फ़ोन्स और लैपटॉप्स जो यूज़ नहीं कर जिन्हें नहीं पता, तो उसके लिए हम समर में कोर्स भी करवाते हैं अल फैसल में, और उसके अलावा और जगहों पे भी कोर्सेज़ होते हैं, इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होता है, तो वो जो भी हम टाइप करते हैं या जो भी स्क्रीन पे आता है वो हमें बोल के बताते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं या न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, वो हमें बोल के बताएगा और हम उसको सुन के उस न्यूज़ का या एक्सेल में क्या कैलकुलेशन हुई है, PDF है या पावर पॉइंट में क्या बुलेट पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मुआशरे की आपने बात की, अगर कोई बैंकिंग में हमें देख रहा है तो अक्सर हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोग जाते हैं बैंक्स में, उसके भी स्टेट बैंक के रूल्स मौजूद हैं कि अकाउंट ओपनिंग में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, लेकिन क्योंकि वो स्टाफ को पता नहीं होते तो वो उनको कह देते हैं आपका अकाउंट ओपन ही नहीं हो सकता, जिससे उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो मेरी यही है बैंक्स के स्टाफ से कि आप काइंडली पहले अपने मैनुअल को पढ़ लिया करें और फिर इन लाइट ऑफ दैट मैनुअल उनको वो इंस्ट्रक्शंस दें, क्योंकि ये एक एडिशनल प्रॉब्लम हो जाती है कि विजुअली इम्पेयर्ड बंदा पहले तो बड़ी मुश्किल से जॉब लेता है, जब बैंक में अकाउंट खोलने की बारी आती है तो फिर उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि राइट्स के हवाले से उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। मुझे लगता है कि हुकूमती सतह पे भी बाकायदा जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फर्दर भी इस पर बात करेंगे, वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं ब्लाइंड पर्सनस के हवाले से, पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी जो हमारे माशरे के लिए बड़े प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं अगर हम हुकूमती सतह पे और बीइंग अ सोसाइटी हमें थोड़ा सा इन्हें एम्पावर करने की ज़रूरत है। अहमद करीम साहब, जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के हवाले से, अभी आपने मेटा ग्लासेस भी लगाई हुई हैं, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये किस तरह से ब्लाइंड पर्सनस को फैसिलिटेट कर सकते हैं, एक हम छोटी सी एग्जांपल दे सके ताकि वो लोग जो इस दफ़ा नाउमीद हैं या थोड़े मायूस हैं, जिन्हें लगता है कि हम ब्लाइंड हैं, हम सोसाइटी में उस तरह से नहीं दे सकते, तो ये ब्लाइंड ग्लासेस जो हैं ये किस तरह से आप लोगों की आंखें बनती हैं? जी, मेटा ग्लासेस जो हैं ये मेटा जो फेसबुक की भी अभी ओनर कंपनी है उन्होंने लॉन्च किया है। इसके अंदर कैमराज हैं और बैक एंड पे ये मोबाइल के ज़रिए एआई के ज़रिए प्रोसेसिंग करता है। तो ब्लाइंड लोगों के लिए ये करेंसी भी बता देते हैं कि कितने का नोट है। अगर किसी वो नई स्पेस में जाते हैं तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं और मेन्यू कार्ड भी रेस्टोरेंट में पढ़ देते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हो आप उसे आगे होल्ड करके, इसके अंदर ये कैमरा आप देख सकते हैं लगे हुए हैं, वो आपको रीड कर देंगे। और इसके अलावा अगर स्पेसिफिकली ब्लाइंड, क्योंकि ये जो लोग देख सकते हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। आज से 5 साल बाद आप मोबाइल अपना घर भूल सकती हैं लेकिन आप ग्लासेस साथ रखेंगी। सही, ठीक है ना? इससे मोबाइल भी ऑपरेट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे कॉल आप आंसर कर सकती हैं अगर आप ड्राइविंग कर रही हैं, अगर आप गूगल मैप से डायरेक्शंस ले सकती हैं, आप कॉल कर सकती हैं, व्हाट्सएप मैसेज सुन सकती हैं, कर सकती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्योंकि एआई इतना ज़्यादा ये आ जाएगा कि आप अक्सर सोचते हैं कि ये बात मैंने कहाँ सुनी सोची थी, किसने ये की थी। ठीक है, अब अपने ऐनक से ही, ग्लासेस से ही पूछेंगी कि मुझे अल फैसल के बारे में किसने बताया था। ठीक है, मतलब वो लोग जिनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर हाँ सकते जी हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर जो लोग देख सकते हैं उनके लिए ये ट्रांसलेशन कर सकता है। आप जर्मनी चले जाएं, वो आपसे जर्मन में बात करेंगे, ये आपको इंग्लिश में बताएगा। और इसके अंदर आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक होटल में अकेला हूँ, ठीक है, मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल करता हूँ अपने दोस्त को, उसे बताओ यार मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, पूरी वीडियो दे बताओगेगा, वो सामने है। तो इस तरह भी उसके बाद आप अगर स्टोर में जाते हैं, ये मैं देखने वालों के लिए भी ये चीज़ हो जाएगी कि आप एक बड़े स्टोर में गए हैं और आप पूछते हैं कि यार वो एप्पल किधर पड़े हैं, तो वो ग्लासेस ही आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, आपको इधर उधर फिरना नहीं पड़ेगा। दैट्स रियली अमेजिंग टेक्नोलॉजी। अभी आपके मेटा ग्लासेस बता सकते हैं कि आप जिस स्टूडियो में बैठे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? जी, उसके लिए हम मेटा से कहते हैं, हे मेटा लुक एंड टेल मी इन डिटेल्स। ये उसने तस्वीर ले ली, वो कह रहा है दिस अपीयर्स टू बी ए लार्ज इंडोर स्पेस जहाँ पे ट्राईपॉड्स हैं और कैमरा है, फिल्म मेकिंग पॉसिबली एक स्टूडियो है, वो एक सामने एक पर्सन है जो अपेरेंटली रीड कर रहा है, शायद आपकी बात कर रहा है। उसके अलावा वो बता रहा है कि चेयर्स एंड टेबल है, फ्लोर जो है वो ग्रे है, शाइनी है। ठीक है, इससे हम फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर उठता हूँ, मुझे पता करना है कि एम्प्टी चेयर किधर है, तो मैं उसे पूछूंगा वेयर इज़ द एम्प्टी चेयर, वो बताएगा कि इतने फीट पे आपकी लेफ़्ट या राइट साइड पे, वो मुझे गाइड कर सकता है। क्योंकि पीछे एआई है ना, एआई पावर्ड है वो एआई, तो फिर आपको पता है कि इंसान से भी ज़्यादा जब वो करने पे आता है तो वो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं तो हमेशा हमारे माइंड में ये आता है कि आया ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। ये अगर तो आप रेगुलर ब्राउज करते रहते हैं तो ये सेल पे $150 की भी, US डॉलर्स की भी लगी है, जो पाकिस्तानी 45,000, लेकिन नॉर्मल इसकी जो प्राइस आती है वो तकरीबन $300 तक होती है इन ग्लासेस की। तो अभी क्योंकि फ़ीचर्स एआई के आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट हो रहे थे, लोगों को इतना पता नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत मज़ीद जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अहमद साहब, आपके ये ग्लासेस ये भी बता सकते हैं कि मैंने किस कलर का ड्रेस पहना हुआ है या मेरे मेटा के हवाले से? गिव मी फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वुमन। आप ग्रीन चेयर पे बैठी हैं, यस, कह रहा है ब्लू जीन्स और फ्लोरल टॉप है, बिल्कुल। यस यस यस। आपके पास शायद कोई बुक या टैबलेट वगैरह है। बिल्कुल, ये क्यू कार्ड है। हाँ जी, ठीक है, वो बताता है। बल्कि वो मैंने अपनी वाइफ की पिक्चर ली तो उसने मुझे बताया कि पर्सन इज लुकिंग सीरियस, तो मैंने से कहा तुम्हें किस चीज़ का गुस्सा है, वो कहती है आपको कैसे पता चल गया मैं सीरियस हूँ।
तो ज़बरदस्त। इसमें आ जाती हैं चीज़ें। तो कभी टिप्स भी दी है कि किस तरह से बेगम को मनाना है? बनाना वो बिल्कुल। पूछ लेती है आजकल, एआई से बहुत आसान है। पहले ही अच्छा। होता था यार ये बात किस दोस्त को पता होगी जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक सही है। अब आपको पता है एआई कुछ ना कुछ तो बता ही देगा, सही बात तो है, उससे सही टिप्स लेके तो फिर इम्प्लीमेंट हो जाता है वो। बिल्कुल इसी तरह ज़बरदस्त। से है। अब जैसे मरियम हम मैजिक के बारे में बात करते थे ना, टेक्नोलॉजी अब हमारी ज़िंदगी में मैजिक लेकर आ गई है। बिल्कुल ऐसे आप ही है। मेटा ग्लासेस की इंपॉर्टेंस को किस तरह से देखती हैं व्हेन इट्स कम्स टू ब्लाइंड पर्सनस, या हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें? मुझे ये लगता है कि हुकूमती सतह पे इस तरह के इकदाम करने चाहिए। ऐसी जो ग्लासेस हैं इन्हें बड़ा कॉमनली इस्तेमाल करना चाहिए ब्लाइंड पर्सनस की जानिब से, लेकिन वसाइल की कमी कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है। बिल्कुल सही बात की आपने कि हमें देखिए उन्होंने ये भी बता दिया कि इसकी कीमत कितनी है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, और अब अगर आपको किसी सेल पे मिलती है तो वो कितनी हो सकती है। तो ये जो कीमत है हमारी हुकूमत पंजाब बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकती है उन अफराद के लिए जिनको वाक़तन इसकी ज़रूरत है। देखिए आपका एक ब्लाइंड पर्सन है, उसने पढ़ लिया, उसने हुनर हासिल कर लिया, और फिर वही अहमद साहब वाली बात कि हमें उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं दी गई या हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जिसकी वजह से वो बंदा किसी काम का नहीं रहा। यही अगर आप उस बंदे को जो ब्लाइंड है उसको अगर आप ये प्रोवाइड कर देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आम लोगों से कम दर होगा, वो तो उनसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। अगर आप अपने शहरियों को, अपने पाकिस्तान को बेहतर तरीके से रन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है, ना कि अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझकर आगे निकल जाने की दौड़ में हम और बहुत से बेहतर लोगों को पीछे छोड़ दें। इससे बेहतर है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। देखिए टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि कोई सवाल है, कोई बात है तो फ़ौरन एआई से पूछा, या चैट जीपीटी की तरफ हम लोग भी इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इंटरनेट का इस्तेमाल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर पॉजिटिव वे में हो तो उसके बहुत फ़वाइद हैं, और सबसे बड़ी एग्जांपल यही है इस वक्त हमारे पास कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो हो भी रहा है और बड़े बेहतर वे में हो रहा है। किसी की वो क्या कहते हैं कि दुआएं मिल रही हैं, टेक्नोलॉजी को दुआएं मिल रही हैं कि यार वेरी नाइस। किसी ऐसे बंदे को अब हम सोच नहीं सकते थे कि जो हमारे सामने इस वक्त व्यू आ रहा है वो सिर्फ हम नहीं बल्कि अहमद साहब जो हमारे साथ बैठे हैं वो भी अपनी मेटा बिल्कुल मरियम, ग्लासेस के कितने थ्रू देख खूबसूरत सकते हैं। तरीके से विजुअल किया गया है इन उन्होंने ये तमाम भी बताया कि स्टूडियो आप को, किस खूबसूरत लग तरह रही हैं। से हम बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि टेक्नोलॉजी को बड़ा कॉमन करने की ज़रूरत है। अक्सर पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं तो हम लीड अडॉप्टर्स में आ रहे होते हैं, लेकिन वसाइल अगर पूरे हो जाएं तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी कॉमन और आम शहरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए आसानी प्रोवाइड कर सकती है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं ब्लाइंड पर्सन या पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी किस तरह से हमारे माशरे का कारआमद अफराद बन सकते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो वसाइल की कमी या तालीम ना होने के बराबर हो, इन तमाम पहलुओं पे काम करने की ज़रूरत है ताकि ये लोग भी हमारे माशरे में एक अहम रोल प्ले कर सकें। अहमद साहब, जैसे कि मैं बात कर रही थी अल फैसल के हवाले से, अल फैसल बहुत ज़्यादा एक अच्छा इदारा है जो ऐसे लोगों को तालीम प्रोवाइड कर रहा है, शऊर प्रोवाइड कर रहा है, एटलीस्ट माशरे का एक प्रोडक्टिव इंसान बना रहा है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस इदारे के? देखिए जी, अल फैसल की हिस्ट्री बड़ी रिच है। अराउंड 50 ईयर्स अगो ये कैप्टन मुशीर रहमान साहब ने ये स्टार्ट किया था, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैव एजुकेटेड फ्रॉम हियर आर अर्निंग रिस्पेक्टेबल अर्निंग। क्योंकि उस दौर में ना जब ये शुरू हुआ था तब टेलीफोन ऑपरेटर्स नए नए आए थे, ठीक है, तब इसके कोर्सेज हुए। अब आईटी और हम इंशाल्लाह मेरा पूरा दिल है, विजन है कि हम यहाँ से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है इस लेवल पे एजुकेशन ले जाएं कि ब्लाइंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यहाँ से निकलें और वो मुल्क के लिए फ़ौरन लेके आए एक्सचेंज भी, और ख़ुद भी अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें। लेकिन इट विल टेक टाइम, इट कैन नॉट बी डन ओवरनाइट। हमें पहले बेसिक को अपडेट करना है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आम आवाम से भी कि दे शुड कम एंड विज़िट द सेंटर एंड डू वट एवर दे कैन, ठीक है। ये एक वॉलंटियर, मैं भी वहाँ पे एज अ वॉलंटियर हूँ, जो हमारे साथ एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो भी वॉलंटियर है, तो इसमें हमें आम सोसाइटी की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम पाकिस्तान के अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यहाँ से
लेकर आएंगे। अहमद साहब, जैसे भी आप बता रहे हैं अल फैसल इदारे का रोल जो कि हमारी सोसाइटी में बड़ा अहम है और इस तरह के इदारे बाकी भी होने चाहिए, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन का अमल किस तरह से बनाया जाता है या अहलियत का क्या तरीक़ाकार है? देखें, कोई भी ब्लाइंड हो, मेंटली साउंड हो और वो एजुकेशन या कोई स्किल लेना चाहता हो तो वो आ जाए। हम स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि हम खुद उन स्टेजेस से, उन सिचुएशन से गो थ्रू हुए हैं। तो ना सिर्फ स्टूडेंट्स, बल्कि जैसे मरियम बात कर रही थी कि स्कूल्स पे जाती हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं होते विजुअली इम्पेयर्ड, तो उसमें स्कूल्स का उतना उनको अवेयरनेस भी नहीं होती कि अगर बच्चा आ भी जाए तो उनके कंसर्न्स होते हैं, कुछ राइट कंसर्न्स भी होते हैं कि इन्हें पढ़ाना कैसे, क्योंकि उन्हें खुद ब्रेल का नहीं पता। तो कोई भी ऐसे स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, एम्प्लॉयर्स हों, पेरेंट्स हों, बच्चे हों, दे ऑल कैन अप्रोच अस, वी विल सिट डाउन विद देम एंड इंशाल्लाह हम उनको वे फॉरवर्ड और प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से इस तरह के इदारे हमारे माशरे में रोल मॉडल हैं। मरियम, आप अल फैसल मरकज़ नाबीना को किस तरह से देखती हैं? इसमें मैं भी सबसे अहम बात यह है कि वो इदारा इस वक्त चल रहा है, सोशल वेलफेयर उसको देख भी रहा है, लेकिन जिस तरह से इस इदारे पे तवज्जो की ज़रूरत है वो नहीं दी जा रही, ख़ास तौर पर हमारे गवर्नमेंट की जानिब से। देखें, ये बहुत कम इदारे ऐसे होते हैं जो आपके स्पेशल अफराद के लिए काम कर रहे हों। गवर्नमेंट सिर्फ कागज़ी कार्रवाइयों तक महदूद रहती है, वो कह देती है कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। ऑल्दो कुछ प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाते हैं, नो डाउट वो चल रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो इदारे पहले से मौजूद हैं, जहाँ पर काम हो रहा है, जहाँ पर लोगों को पता है कि यहाँ पर आना है और काम सीखना है, तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर इन्वेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स को हम इन्वेस्ट करते हैं, उनके फेजेस भी आते हैं, तीसरा फेज़, चौथा फेज़, पांचवा फेज़, लेकिन एट द एंड जब हुकूमतें बदलती हैं तो वो फेजेस भी ख़त्म हो जाते हैं और प्रोग्राम्स भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक इदारा जो है वो मौजूद रहता है, वो आपको पढ़ाता है, लिखाता है, आपको हुनरमंद करता है, आपके माशरे को एक बेहतर शहरी देता है। तो बाकी सब चीज़ें तो चलती हैं साथ, लेकिन इस इदारे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना जो है बड़ा ज़रूरी है। हमारी हुकूमत को भी चाहिए, जो हमारे डोनर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो ज़रूर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि यहाँ पे मौजूद जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं, वो भी तो थोड़ा सा आप भी उनके साथ उनका हाथ पकड़ें, हाथ मिलाएं, ताकि वो बेहतर तरीके से चल सकें। बिल्कुल इसी तरह से है, और इसमें मरियम बीइंग अ सोसाइटी हमें भी सोचने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि हम हुकूमती सतह पे तो बात कर लेते हैं कि ये वसाइल होने चाहिए, ये फैसिलिटेशन होनी चाहिए, लेकिन जब बीइंग अ सोसाइटी हमें कुछ करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे दिखाई देते हैं। अभी जैसे हम बिहेवियर के हवाले से बात कर लें, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन बड़ा बुनियादी मसला है ना, ब्लाइंड पर्सन के लिए जब घर से निकलते हैं, सोसाइटी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो इस तरह से आप क्या सजेस्ट करती हैं, का सोसाइटी हम लोगों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए टूवर्ड्स द पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज? बिल्कुल सही बात है। मैं अपना वो वाक़या दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं ग्रीन बस में ट्रैवल करते हैं स्पेशल अफराद, उनके लिए वहाँ पे बाकायदा एक व्हील चेयर और एक सीट जो है वो मुख्तस की जाती है कि आप जब भी वहाँ पे ट्रैवल करें तो ज़रूर वहाँ पे बैठें। उसमें ट्रैवल करने का जब मुझे मौका मिला तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक स्पेशल पर्सन थे जो बस में चढ़े, मैं भी उनके साथ ही उस बस में चढ़ी। तो वहाँ पे किसी ने भी गौर नहीं किया कि या तो जगह छोड़ दी जाए या उसको एक बेहतर स्पेस दी जाए। फिर मुझे बोलना पड़ा कि आप प्लीज़ देखें कि हमारे साथ इस वक्त एक ब्लाइंड पर्सन मौजूद हैं, उनको थोड़ा देख लें। इतना रश था कि वो नज़र भी नहीं आ रहे थे उसमें। उसके बाद उन्होंने सुना और उसको फिर एक जगह दी और अलग से एक स्पेस प्रोवाइड की। तो मेरा ख्याल है कि हमारी एज अ सिटीज़न ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हों, देखें आप ज़रूरी नहीं है कि हम किसी स्पेशल पर्सन को ही देखेंगे तो फिर ही किसी की मदद करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों है? आप देखें सड़क पार करते हुए कोई ज़ईफ़ खातून है जो सड़क पार नहीं कर पा रही, कोई छोटा बच्चा है, आप हाथ पकड़ के उनकी सड़क पार करवा दें। आप जा रहे हैं, कोई पौधा ख़राब हुआ है तो आप उसको ठीक करके लगा दें। आपके आसपास कोई ऐसे स्पेशल पर्सन्स हैं जो आप देख रहे हैं कि उनको कहीं आपकी ज़रूरत है, देखें आपने किसी का हाथ पकड़ के उसको घर तक नहीं छोड़ के आना, लेकिन एटलीस्ट आपका थोड़ा सा सहारा ही उसके लिए आसानी बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में फ़ील करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आज किसी की मदद करेंगे तो कल अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा फ़ील किया है कि जब मैं किसी की मदद करने जाती हूँ, ऑल्दो वो मदद हमेशा अल्लाह पाक ही मेरे दिल में डालता है। उसका हुक्म होता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते।
लेकिन उस मदद के बाद अल्लाह पाक खुद आपका हाथ पकड़ के आपकी मदद करता है, बिल्कुल तो मरियम, इससे आपने बड़ी कभी आसानी नोटिस होती किया है। होगा कि हम किसी के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करते हैं जिसकी तौसत जो है अल्लाह ताला हमें दे रहा होता है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात होती हैं जो खुद ब खुद खुद ब चलती खुद हुई हल दिखाई होती है, देती हैं। बेशक ऐसा ही है। अहमद करीम साहब, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं ब्लाइंड पर्सनस को, हमारी सोसाइटी को, कि हम सब लोग मिलजुल कर किस तरह से इस माशरे को एक ऐसा माशरा बना सकते हैं जहाँ पर हम बात करें प्रोग्रेसिव की, जहाँ पर हम बात करें इक्वल राइट्स की, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जी, फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, आई होप कि आज का प्रोग्राम देखने के बाद, और आई कॉन्ग्रेचुलेट मिस मरियम, मिस महविश और सिटी 41 कि उन्होंने अवेयरनेस के लिए ये एक स्टेप लिया। वो लोग बिल्कुल हिम्मत नहीं हारे। उनके पेरेंट्स अगर कोई देख रहे हैं बच्चों के, तो वो उनको एजुकेशन के मामले में फुली सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ये अपने लिए और आपके लिए भी बड़े बेनिफिशियल साबित होंगे। और फॉर सोसाइटी के आप लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी को नहीं रोकें। उनके लिए अगर कोई उनकी राइटफुल अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, और जो पॉलिसी मेकिंग है जो लोग अगर देख रहे हैं, तो उसमें भी डिसेबल लोग जो कि, क्योंकि कल आप भी हो सकते हैं उसमें, तो उस चीज़ को कीपिंग इन माइंड अपनी पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें कोई निगलेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल अब बैंक बिल्कुल में इसी तरह से है अहमद साहब, ये चीज़ें जो है ना, ये छोटे छोटे से इनिशिएटिव हैं, हमें लेने की ज़रूरत है। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपने दिया। आई होप सो कि हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से जितने लोग भी हमें देख रहे हैं वो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया अहमद करीम Thank you साहब, very आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मरियम, आप यहाँ पर आई। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी रहा। वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बात करते हैं सेहत के हवाले से। मैं हमेशा से बात करती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट, काबिलियत की कमी नहीं है, और ऐसी ही ज़िंदा एग्जांपल जो है वो डॉक्टर नगीना शहज़ादी साहिबा हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ख्रिया मोमेंट है कि जिन्होंने बैंकॉक में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की एक बार फिर नुमाइंदगी की है, जहाँ पर दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स मौजूद थे। और डॉक्टर नगीना वो एग्ज़ाम्पल थी कि पाकिस्तान भी जब कम्पीट करने को आता है, पाकिस्तान में भी जब काबिलियत के हवाले से बात होती है, काबिल डॉक्टर्स के हवाले से बात होती है, तो डॉक्टर नगीना शहज़ादी जो हैं वो सर फ़हरिस्त आती हैं। डॉक्टर नगीना शहज़ादी से हम उनके एक्सपीरियंसेस सीखेंगे, और जो भी हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से, एंडोस्कोपी के हवाले से अक्सर देखते हैं कि बच्चे कोई ना कोई अशिया जो है निकल जाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही होती हैं। वालिदैन को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कितनी डेंजरस है, इस पर भी जी बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फैसलाबाद की, बल्कि पाकिस्तान की काबिल डॉक्टर नगीना शहज़ादी ने। तो आइए वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर नगीना शहज़ादी फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले मैं तो आपसे, जैसा कि प्रोग्राम में ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, कि इस कॉन्फ्रेंस के पर्पस के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। और जैसे आपने बताया कि ऑल अराउंड दी वर्ल्ड डॉक्टर्स मौजूद थे एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान वेरी प्राउडली, कैसा मोमेंट जी था? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सिटी 41, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ मदऊ किया। और एक नोबल कॉज़ है, और पाकिस्तान में जो काम हो रहा है, जो डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इट शुड बी हाईलाइटेड ऑन इंटरनेशनल फोरम, ऑन सम ग्लोबल फोरम, ताकि पाकिस्तान में भी पता चल सके कि कितना काम हम कर रहे हैं और कितना इफ़ेक्टिवली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जानें बचा चुके हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। तो ये बेसिकली पीडियाट्रिक एंडोस्कोपी मास्टर क्लास थी जो कि थाईलैंड में मुनक्कद हुई, और इसमें डिफरेंट कंट्रीज से डॉक्टर्स जो थे, बेसिकली जो पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो बच्चों के मैदा जिगर आंत के स्पेशलिस्ट होते हैं, और जो बच्चों की एंडोस्कोपी के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो सारे पार्टिसिपेंट्स वही थे, और जो स्पीकर्स थे दे वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक फ्रॉम अमेरिका, जापान, थाईलैंड, इंडिया एंड कोरिया, और पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज रिप्रेजेंटिंग। और मेरे लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत आई एम रियली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपना जो काम है, जो बच्चों में हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं और जितनी इफ़ेक्टिवली अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकूं एक इंटरनेशनल फोरम पे। और वो हमने किया, और इसमें बेसिकली सब एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ द नॉलेज,
कि जो चीज़ें वहाँ पे इंटरनेशनली हो रही हैं, पाकिस्तान उसमें कहाँ स्टैंड करता है। तो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हम हैं बहुत अच्छी जगह पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने जो अपने केसेस प्रेजेंट किए दे रियली अप्रिशिएटेड, और उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज भी किया और एफ़र्ट्स को सब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और वो देवर सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान में इतना काम हो रहा है। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात ये है कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो क्या कुछ खा लेते हैं और कितनी वैरायटी ऑफ चीज़ें जो हैं वो खाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना स्किल और हुनर दिया है कि हम उसको बग़ैर किसी कॉम्प्लिकेशंस के, बग़ैर किसी सर्जरी के उसको अनइवेंटफुली निकाल रहे हैं, और बहुत से बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह जानें बची हैं। और अभी तक हम 250 to 300 प्लस केसेस जो हैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल फैसलाबाद में, जो कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है जिसमें फ्री सर्विसेज हैं और राउंड द क्लॉक हमने रिमूव की हैं, और ये सारा डाटा अभी हमारे पास मौजूद है। इसमें बहुत से पेशेंट्स ऐसे थे जो मतलब कुछ तो फॉरेन बॉडीज़ हमारे पास मौजूद हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक कॉइन्स हैं, बैटरी सेल्स हैं, बटन बैटरीज़ हैं, हिजाब पिन्स हैं। बच्चियां जब स्कार्फ वियर कर लेती हैं तो दे यूज़ टू पुट पिन इन द माउथ, कि मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जब हिजाब ले रही होती है ना, यहाँ से निकाली और मुंह में रख ली, तो वो जब सांस लेती हैं तो वो एक्सीडेंटली सडनली जो है वो खुराक की नाली में या सांस की नाली में चली जाती हैं। तो ये भी बहुत कॉमन है, और ये बड़े बच्चियों में है, यानी छोटे बच्चों में नहीं है। सही, मतलब हम ये इक्वली अगर रेशो को डिवाइड करें तो ये सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही नेग्लिजेंस भी होती है, हैं। और कुछ बच्चों में ज़ाहिर है बच्चे छोटे होते हैं, उनको पता नहीं है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ ख़तरनाक है, कौन सी चीज़ ठीक है। दे एक्सप्लोर थिंग्स बाय माउथ ना, हर चीज़ को उठा के मुंह में रखने की बच्चे की आदत होती है, क्यूरोसिटी होती है कि मैं देखूं इसमें क्या है। अभी जैसे डॉक्टर नगीना बता रही थी कि अमेरिका से भी डॉक्टर्स थे, इसी तरह से भारत से थे, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड रीजन थे। तो आपने क्या नोटिस किया कि हमारे यहाँ बच्चों में ये ज़्यादा ट्रेंड है चीज़ें खाने का, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हमारे बच्चे निगल जाते हैं। मैं वाकई उनका भी जो डाटा वो शेयर कर रहे थे उनमें बटन बैटरीज इतनी कॉमन नहीं है जितने पाकिस्तान में। अगर आप यूके की बात करें ना, तो वहाँ पे पेरेंट्स अगर कोई इस तरह की चीज़ खा लेते हैं ना जिसमें पेरेंट्स की तरफ से नेग्लिजेंस आती है कि बच्चे ने कोई चीज़ इंजेस्ट कर ली है, कोई पॉइजन भी हो सकता है, कोई ड्रग्स भी हो सकते हैं, तो दे ब्लेम पेरेंट्स। और उनकी सोशल सर्विसेज हैं, दे बिकम एक्टिवेटेड कि माँ को और पेरेंट्स को तंबीह की जाती है कि आप यू आर नॉट एबल कि आप बच्चे का ख्याल रख सकें। तो वो बच्चे को इतनी सिक्योरिटी देते हैं कि वो कहते हैं कि बच्चा फिर हम संभाल लेते हैं अगर आप बच्चे की केयर नहीं कर सकते। तो मतलब बाहर के ममालिक में इस तरह की सर्विसेज मौजूद हैं कि बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए वो दे आर मच मोर कंसर्न। तो पाकिस्तान में क्योंकि इस तरह का सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक जॉइंट सेटअप है उसमें घर की भी मसरूफियात होती हैं माँओं के लिए स्पेशली, और सारा बर्डन जो है वो माँ पे होता है कि बच्चे भी माँ ने देखने हैं, घर भी माँ ने संभालना है। ज़ाहिर है बीइंग अ वूमेन मैं समझ सकती हूँ कि फ़ीमेल्स पे ज़्यादा बर्डन होता है। अगर मैं वर्किंग वूमेन हूँ तो मेरे पे उससे डबल बर्डन है कि जॉब भी है, घर भी है, फैमिली भी है, बच्चे भी देखने हैं। आपने ये इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशंस हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करना है, तो वी आर ओवर बर्डन। तो उसमें बिल्कुल, अभी जैसे डॉक्टर की ना अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें, अक्सर हमारे यहाँ अभी का जो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, हम बच्चे को फ़ोन दे देते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपने काम निपटा लें। इसी तरह से बच्चे ने इस दौरान कोई चीज़ निकल ली है, किस तरह से एक पेरेंट है या एक मदर है वो आइडेंटिफाई कर सकती है? समटाइम आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बड़े छोटी उम्र के होंगे, बहुत कम एज के होंगे, इस चीज़ को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? देखिए, अगर तो इसमें जो 50% जो डाटा अवेलेबल है ना, 50% फॉरेन बॉडीज़ अनविटनेस्ड है कि माँ ने देखा ही नहीं कि बच्चे ने क्या खाया है। अक्सर आके पेरेंट्स कहेंगे कि हमें लगता है कि इसने कुछ खा लिया, बट वी आर नॉट श्योर कि बच्चे के गले में कोई चीज़ है। अब ये पिछले दिनों जैसे मैंने वो निकाला था, झुमका निकाला था एक बच्चे का, वो बच्चा कोई तकरीबन 1.5 साल का था। वो रमज़ान की बात है और अफ्तारी के टाइम मुझे कॉल आई कि इस तरह बच्चे ने ना झुमका निकल लिया। अब वो मदर को कैसे पता चला? कैसे? वो तो अफ्तारी में बिज़ी थी, शी डजंट नो कि क्या हुआ है। वो कहती मैं आई हूँ तो बच्चा ना रो रहा था और बच्चा बता तो नहीं सकता कि क्या मसला। कहती जब मैंने अपना कान देखा तो मेरे कान का एक झुमका गायब था।
बच्चे पता नहीं मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या क्या निगल लेते हैं। बच्चे सब कुछ कर सकते हैं और बच्चे हमें भी हैरान करते हैं कि क्या क्या चीज़ें खा के आ जाते हैं। और इसमें आप अभी देखेंगे भी, मैंने शेयर की थी वीडियोस कि कितनी वैरायटी ऑफ आइटम्स वो बच्चों में हम निकाल चुके हैं। और जब वो मदर कहती है कि बाद में जब झुमका गायब हुआ है, हमने ढूंढना शुरू किया कि किधर है, फिर नहीं मिला, फिर उन्होंने बच्चे का एक्सरे करवाया तो वो ये तो नहीं पता था कि वो बच्चे के गले में जा चुका है, तो वो फिर खुराक की नाली में स्टक हुआ था अपर एंड पे। वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाला भी। और पेरेंट्स की जो उस वक़्त कंडीशन होती है ना, वो वही बंदा बता सकता है जो उस पेन में होता है। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। और ये चीज़ें जो है ना, ये नेग्लिजेंस होती है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमारे तमाम तर काम जो है वो एक तरफ और बच्चों की सेहत एक तरफ। डॉक्टर नगीना, ये भी बताइएगा कि अभी तक आप बहुत सारे ऐसे जो एंडोस्कोपीज़ कर चुकी हैं, बहुत सारे बच्चों की जान बचा चुकी हैं, तो अब तक आपकी लाइफ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा रहा है? कॉम्प्लिकेटेड अभी तो काफ़ी 3-4 केसेस थे जो हमने इंटरनेशनली रिसर्च भी उस पर की और हमने वो केस रिपोर्ट भी किए इंटरनेशनली। वो आप गूगल पे अगर सर्च करें तो वो मेरे रिसर्च आर्टिकल्स निकल भी आएंगे। एक जो था, जो डिफ़िकल्ट केस था, वो 3 to 4 मंथ्स का बेबी था और वो हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही प्रेजेंट किया उसने। उसको ब्लड की वॉमिटिंग आ रही थी, तो उसके पहले हम दूसरी कॉजेज़ देख रहे थे कि ब्लड क्यों आ रहा है। सारी सी बात है, 3-4 महीने का बच्चा बच्चे क्या में खा हम सकता है, क्या सस्पेक्ट नहीं नहीं कर करते सकता। और मदर को, पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि बच्चे ने कोई चीज़ इस तरह की खा ली है। खैर उसका ब्लड लॉस हुई जा रहा था और बच्चे को ना ब्लड लगी जा रहा था। फिर उसका थोड़ा चेस्ट का मसला हुआ तो अल्लाह की तरफ से उसका एक्सरे फिर हो गया। जब चेस्ट एक्सरे हुआ, एक्सरे एब्डोमेन हुआ, उसमें फिर एक ब्लेड जो था ना वो मैदे में नज़र आ रहा था। तो कई दफ़ा होता है कि आपने जो कपड़े पहने होते हैं उसमें कोई मेटालिक चीज़ें होती हैं ना, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, तो वो आपके विजुलाइज हो रहे होते हैं एक्सरेज में, लेकिन वो बड़ी क्या कह सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं था कि अनबिलीवेबल सी चीज़ थी कि ये एक ब्लेड इतने छोटे बच्चे में कैसे आ सकता है कि 4 महीने का बच्चा तो कुछ खुद से खा भी नहीं सकता, कुछ चीज़ उठा के भी नहीं मुँह में डाल सकता। खैर वो जब हमने पेरेंट्स को बताया, वो भी बहुत हैरान कि ऐसी हम कैसे सोच सकते हैं। इट मीन्स कि या तो फिर किसी ने उसे खिलाया, तो हो सकता है कि किसी ने, इसमें वैसे हमने रूटीन में यही देखा है कि जो ऊपर नीचे के बच्चे होते हैं ना, मतलब एक अभी पैदा हुआ और उससे जो इमीडिएट बड़ा बच्चा होता है, उनमें वो छोटा बच्चा, दोनों छोटे हैं, उनमें 2 साल का अगर बच्चा है तो उसको आइडिया नहीं है कि मैंने 1-2 महीने के बच्चे को कैसे डील करना है, किस तरह से टेक केयर करनी है। वो प्यार के मारे ना हर चीज़ उठा के वो दूसरे बच्चे के मुंह में डालते हैं। तो ये देखने में यही आता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इमीडिएट जो बड़ा बच्चा होता है वो छोटे बच्चे के मुंह में डाल देते हैं। खैर वो जब हमने उसको किया, स्टेबलाइज़ किया, सर्जरी वालों को ऑन बोर्ड लिया, क्योंकि आप जानती हैं कि ब्लेड की जो एज है वो काफ़ी शार्प होता है। तो मुझे था जब इसको निकालेंगे तो वो खुराक की नाली को चीरता हुआ आएगा, तो खुराक की नाली अल्लाह ना करे अगर रप्चर हो गई तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है और बच्चे की जान को ख़तरा है। और उम्र भी बहुत कम है। उम्र सबसे जो डेंजरस पॉइंट था वो यही था कि बच्चा बहुत छोटा था, 4 मंथ्स का बेबी था, तो हमारे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था। फिर हमने पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया कि गॉड फॉरबिड अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो हम उसको टैकल कर सकें एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सर्जरी में, हमारे डॉक्टर हमजा सुहेल होते हैं, उन्होंने मुझे कहा मैडम नहीं आप प्रोसीड करें, हमें आप पे ट्रस्ट है, इंशाल्लाह आप निकाल लेंगी, आपने इससे पहले भी बहुत से केसेस किए हैं तो ये भी निकल आएगा। वो खैर फिर हमने निकाला, अल्लाह का शुक्र है कि वो अनइवेंटफुली निकल आया और बच्चा अभी कुछ महीने पहले मुझे दोबारा दिखाने आए थे, अब तो माशाल्लाह वो बड़ा हो गया, 3-4 साल का हो गया और ही इज़ डूइंग वेल। और वो ये केस हमने भी पब्लिश भी किया। इसी तरह एक और केस था अभी पिछले दिनों, आपने सुना होगा, लॉक। बिल्कुल, वो मैंने बल्कि वीडियोस भी देखी हैं और मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स का कंसर्न, उनकी परेशानी उनके चेहरे से निकल रही नज़र आ रही है। तो वो केस क्या था, लॉक खाना या निगलना? मुझे तो लगता है कि बड़ा गैर ताज्जुब सी बात है, बड़ा हैरानकुन मामला था, ये वाक़या था। बस बच्चे जब खेल रहे होते हैं ना आपस में, तो उन्हें होता है कि अगर कोई दूसरा बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है ना, तो वो कहता है कि मैं इसको हाइड कर लूँ, मैं इसको दूँ ना। तो छुपाने की जो जगह मुझे लगता है बच्चों को मिलती है ना, वो मुँह ही मिलता है कि मुंह में डाल लेते हैं और ताकि दूसरे बच्चे को हम दे ना सकें।
तो वो फिर खुराक की नाली में जाके फंस जाती हैं चीज़ें, क्योंकि जो आपके एसोफेगस है या फूड पाइप है उसकी जो डायामीटर है वो बच्चे की एज के साथ साथ बड़ा होता है। यानी बड़े का अगर हम देखें खुराक की नाली का साइज़, और एक जो छोटा बच्चा भी पैदा हुआ है तो उनकी साइज़ काफ़ी डिफरेंट, छोटा होगा छोटे बच्चे का और बड़े लोगों का वो साइज़ बड़ा होगा। तो बच्चों में इसलिए फंस जाती हैं क्योंकि उनकी खुराक की नाली का साइज़ छोटा है। सेकेंडली, जो खुराक की नाली है यहाँ पे एनाटॉमिकली कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनकी मतलब नैरोइंग होती है, मतलब अल्लाह की तरफ से वो कुछ पॉइंट्स नैरो हैं। तो वहाँ पे फिर टेंडेंसी होती है कि इस तरह की जो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एनी काइंड, कोई भी बैटरी या कॉइन ले लें आप, तो वो जाके वहाँ पे स्टक हो जाती हैं। उनके साइज़ पे डिपेंड करता है, छोटी चीज़ होगी तो ज़ाहिर है खुद से निकल जाएगी, लेकिन जो बड़ी चीज़ें होती हैं द यूज टू इम्पैक्ट, उसमें 3 साइड्स हैं। आपका अपर इसोफिजियल रिंग है, लोअर इसोफिजियल एंड होता है, और दरमियान में जहाँ पे एओर्टिक आर्च होती है, जो खून की शरेयान है गुजर रही है, वहाँ पे खुराक की नाली तंग होती है। तो ये 3 कॉमन पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाके ये फॉरेन बॉडीज स्टक हो जाती हैं, और पेशेंट मदर या बच्चे क्या कंप्लेन करते हैं कि बच्चा खा नहीं रहा। बिल्कुल इसी तरह से है, और ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर औक़ात पेरेंट्स जो हैं वो लाशऊरी तौर पे देख रहे होते हैं कि शायद बच्चा बीमार है, इस वजह से कुछ खा पी नहीं रहा। तो किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, या अर्ली स्टेजेस पे क्या क्या इकदाम करने चाहिए कि डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ इनिशिएटिव जो है घर पर लिए जाएँ, इस पर भी जो बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से, और बच्चों की सेहत ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें गैर एहतियाती तौर पे या गैर इरादी तौर पे हो जाती हैं। बच्चे घर में कुछ ना कुछ निकल रहे होते हैं। अक्सर औक़ात घर में पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, या ड्यू टू मसरूफियात हम देख रहे होते हैं कि बच्चों की हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। ऐसे में डॉक्टर किस तरह से कह सकते हैं कि बच्चों की सेहत और हिफाजत किस तरह से की जाए, इस पर जी बात करते हैं। डॉक्टर नगीना, जैसा कि मैं आपसे ब्रेक के दौरान बात कर रही थी और ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रही थी कि अक्सर तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि बच्चे ने कुछ ना कुछ निकल लिया, लेकिन सम सिचुएशन में ऐसा होता है कि पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चे ने कुछ निकल लिया या निकलते हुए देख लेते हैं। तो हमें फ़र्स्ट हैंड क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना चाहिए, लेकिन तब ना बड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाती है, सब लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। अक्सर औक़ात हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। उसमें देखें, अगर तो फॉरेन बॉडी के ना साइज़ पे डिपेंड करता है। फॉरेन बॉडी मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चे ने निगल ली एक्सीडेंटली, उसमें अगर साइज़ 2.5 सेंटीमीटर्स डायामीटर से छोटा है और 5 सेंटीमीटर से छोटा है लेंथ वाइज, या वो इतना बड़ा नहीं है कि वो जाके गले में स्टक हो सके, फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसके गले में फिंगर्स डालें, क्योंकि जब आप इस तरह करते हैं ना तो आप उसको पुश कर रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि एक फिंगर ही जा सकती है, आपके दोनों फिंगर्स तो अंदर नहीं जाएंगी, क्योंकि बच्चे का माउथ का साइज़ भी छोटा है। तो अब जब आप पुश करेंगे, उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो नीचे भी पुश हो सकती है। उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि वो खुराक की नाली की बजाय सांस की नाली में भी जा सकती है। सही। तो सांस की नाली में जाना ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उसके लिए स्पेशल फ्लेक्सिबल नहीं रिजिड स्कोप्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स अलहदा होते हैं, और इट्स एन एमरजेंसी जिसमें आप देखें नॉर्मली सांस की नाली में कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एयर है, ऑक्सीजन जाती इसी है। तरह से है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनके कंसर्न भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? कौन बात कर रहे अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ना डॉक्टर नगीना शहजादी साहिबा से एक क्वेश्चन था। हैं? जी जी प्लीज़। मेरी बेटी है 11 साल की ना, तो वो जब भी खाना खाती है अक्सर कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सुबह नाश्ता करती है तो तब भी वॉमिट कर देती है। तो प्लीज़ मुझे बता दें कि ये मतलब क्या मसला है। 4 साल की बच्ची है, खाना 12 खाती साल है। नहीं, 11 साल की। 11 साल की। 11 साल की। 11 साल की। उसमें बच्चे की वेट एंड हाइट से कंसर्न है हमारा कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है। अगर तो ग्रोथ अच्छी है और कोई मसला नहीं है, सिर्फ पेट में दर्द है, तो फिर जो कॉमन वजूहात हैं वो आपको, एक तो आपका पानी कैसा है, पानी आप बॉईल करके यूज़ करें। घर में जो पानी खाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो साफ़ होना चाहिए।
सबसे जो कॉमन हम देखते हैं जो हमारे सेटअप में। फिर कई दफ़ा बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, अगर डीवर्म नहीं किया बच्चे को तो डीवर्म की मेडिकेशंस होती हैं, वो सिंगल डोज होती है अल्बेंडाजोल, वो आप बच्चे को पिला सकते हैं। फिर आपकी आ जाती है डाइट, कि आप बच्चे को खाने में दे क्या रहे हैं। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ मिल्क, अगर आप ज़्यादा दूध दे रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ जंक फूड, क्या आप इस तरह की प्रोडक्ट्स जो कि बच्चे की सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं, या कोई फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अगर घर का खाना है तो उसमें भी आप स्पाइसी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी अल्टीमेटली आपके मैदे को डैमेज करेंगे। तो इन सब फैक्टर्स को देखें कि बच्चे की डाइट बेहतर करें, घर का दें खाना, सिंपल फूड होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करें, उनकी चॉकलेट्स, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, और कोई अननेसेसरी जो एनर्जेटिक्स सिरप्स होते हैं जैसे आइबोप्रोफेन है, डाइक्लोफेनिक है, इस तरह के जो सिरप्स हैं ये भी मैदे को डैमेज करते हैं। कि मतलब खुद से जब दर्द हुआ ब्रूफेन दे दिया, तो मैदे के लिए कुछ अद्वियात अच्छी नहीं हैं। तो आपको एक तो जब भी पेन हो उसके लिए आप सिंपल कोई भी एंटीस्पैस्मोडिक अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये पेन काफ़ी लंबे अरसे से है तो फिर आपको उसको इन्वेस्टिगेट कराना बहुत ज़रूरी है कि पेट की दर्द की वजह क्या है। बिल्कुल इसी तरह से एक कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उस फील्ड के माहिर के पास जाएं। और कहीं ना कहीं जैसे कि डॉक्टर हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स ना बेहतियाती कर जाते हैं, एहतियात उस तरह से नहीं बरतते। अगर आप थोड़े से हम कम उम्र बच्चों के हवाले से बात करें, आपने भी देखा होगा कि आपके पास भी बहुत सारे लोग इस शिकायत के साथ आते हैं कि बच्चे की उम्र 6 माह है और बच्चे को अक्सर पेट में दर्द रहता है, और ऐसे में पेरेंट्स तो कुछ खिला भी नहीं रहे होते। तो इसके पीछे आप वजूहात किस तरह से देखती हैं? इतने कम उम्र बच्चे की सेहत का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है? नहीं, हमारे एक्सपीरियंस में ना बच्चों को, जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको लोग ना बहुत सी चीज़ें खुद से देना शुरू कर देते हैं, जैसे गुट्टी, कोई नोनेहाल, कोई ग्राइव वाटर, चाय। चाय भी मैंने देखी बच्चों के फीडर्स में नानियों ने दादियों ने डाली होती है, रूह अफ़ज़ा फीडर में मिला के वो बच्चों को पिला रहे होते हैं। तो ये जो नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, मतलब आप बच्चे की फ़िलहाल तो कैलोरीज पूरी कर रहे हैं कि उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, बट ये चीज़ इन रिटर्न आपको ये बच्चे को कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं दे रही, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इन चीज़ों का। तो उसमें रही बात कि पेट दर्द की, अगर तो बच्चा डिपेंड करता है किस दूध पे है, माँ के दूध पे है या फार्मूला फीड पे है या किसी गाय भैंस या व्हाट्सएवर बकरी के दूध पे भी लोग अक्सर पिला रहे होते हैं। बकरी का दूध तो रिकमेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें स्पेशली कुछ विटामिन्स होते हैं जो डेफिशिएंट होते हैं बकरी के दूध में। सही। अक्सर मैंने देखा है कि पूछा जाए कौन सा दूध है, पहले हमने गाय का दिया, फिर भैंस का दिया, फिर अब बकरी का शुरू कराएं। मोस्टली गाय का दूध रेकमेंड कर रहे होते हैं, जो कि ओल्ड एज भी होते हैं, घर के बड़े होते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे को गाय का दूध लेकिन हर चीज़ हर बच्चे को सूट नहीं करती। मतलब आपका बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। अक्सर कहते हैं ना कि मेरे घर में दूसरे इसके चचा का बेटा है, वो तो बड़ा अच्छा दूध हजम कर लेता है, तो इसको क्या मसला है। तो फिर मेरे सास कहती है कि इसको यही वाला दूध पिलाओ जो दूसरों को दे रहे हैं। तो हर बच्चे का इम्यून सिस्टम, बच्चे का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उस दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है, क्योंकि उसकी ग्रोथ डिफरेंट है, उसकी जेनेटिक्स डिफरेंट हैं, बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा, तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट होती हैं। बिल्कुल। वैसे तो माँ के दूध का कोई नेमुल बदल नहीं होता, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि बड़ी कॉमन प्रैक्टिस बन गई है कि हम बच्चे को फार्मूला दूध की तरफ लगा रहे होते हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करती हैं कि ये सेफ़ भी है? बीइंग अ डॉक्टर मैं तो मदर फीड ही रिकमेंड करूँगी, और हम भी डेली प्रैक्टिस में यही देखते हैं कि मदर फीड का ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग पे अवेयरनेस की माओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, माओं को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो घर के बड़े हैं उन्हें चाहिए कि माँ को सपोर्ट करें कि आपने अपना दूध ही पिलाना है। अब क्या होता है, वो घर में मसरूफ़ होती हैं तो कहती हैं कि चलो मैं काम कर लेती हूँ, इसको आप गाय का दूध दे दें, इसको फीडर दे दें। उसके अपने नुकसानात हैं। तो उसमें देखें कुरान पाक में भी इसका जिक्र है बिल्कुल कि फ़र्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं बच्चे को, और उसमें जितनी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो प्रोटीन्स हैं, जो क़ुव्वत मुदाफ़त बच्चे की बढ़ती है माँ के दूध से बच्चे में, इसमें बहुत सी रिसर्च हो चुकी है कि जितने रिकरेंट इन्फेक्शंस बच्चों में हो रहे होते हैं, जैसे छोटे बच्चों में निमोनिया, आजकल सर्दी है, निमोनिया हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, कानों से रेशा आता है, तो
तो ये सब बीमारियां उन बच्चों में कम देखने में आईं जो बच्चे माँ के दूध पे थे, एज़ कम्पेयर्ड के जो बच्चे फार्मूला मिल्क या गाय के दूध या किसी और मिल्क पे थे। सही। तो माँ के दूध में अल्टीमेटली ग़िज़ाइयत और अम्यूनोग्लोबुलिन्स क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा बेहतर होती है दूसरे दूध की निस्बत। तो पहले 6 माह तो एक्सक्लूसिवली चाहिए कि माँ का दूध दिया जाए। अब मैंने परसों ही एक पेशेंट देखा, तो उसको बच्चे को दूध से प्रॉब्लम था। वो माँ का दूध भी दे रही थी, बट उसके साथ उसने दूसरा फार्मूला मिल्क भी शुरू करवाया हुआ था। तो मैंने कहा कि आप इसके सारे मिल्क बंद करें, सिर्फ माँ के दूध पे आएँ। और अच्छी वो पढ़ी लिखी हुई फैमिली थी, बट देवर इंसिस्टिंग कि मुझे ना कोई फार्मूला मिल्क आप लिख के दें कि मैं कहीं जाना है तो मैंने बच्चे को दूसरा दूध ही पिला सकती हूँ, मैं अपना नहीं पिला सकती। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एजुकेटेड लोगों को भी काउंसल कर सकें। बिल्कुल बड़ी आपने खूबसूरत बात किया। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है भक्कर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? जी मैं वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर जी जी कामरान हैदर फराम बकर से बात कर रहा हूँ। जी जी बकर कामरान, पंजाब आपका कोई सवाल? से। जी सवाल ये है सर कि सवाल मेरा ये, जब बच्चे हमारे छोटे बच्चे हैं, जब उनके दांत निकलते हैं तो उनके लिए क्या खुराक उनको देनी चाहिए? ये मैं देख रहा था बच्चों की सेहत के हवाले से प्रोग्राम, तो इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था। सही। दांत के जब हवाले दांत से निकलते हैं बच्चों को पेचिस वगैरह लगते हैं, और बच्चों की सेहत के लिए कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए? ये अक्सर जो है ना, बच्चे जब दांत निकालते हैं तो अक्सर हम परेशान होते हैं, बच्चों को जगह पेश होने को कौन सी अद्वियात और कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल सही। दांत जब बच्चों के निकल रहे होते हैं, कौन कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल करें, खुराक का किस तरह से ख्याल रखा जाए, थैंक यू इस सो पे मच। मैं आपका जवाब ज़रूर जानूंगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बच्चों की सेहत के हवाले से। डॉक्टर नगीन, आप ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर का सवाल था कि जो बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं उनके लिए क्या डाइट सजेस्ट करती हैं? क्या आप मेडिसिन है या किस तरह से? जाहिर सी बात है वो एक ऐसा टाइम भी होता है कि बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े भी हो गए होते हैं, चिड़चिड़ापन भी आ रहा होता है, तो बच्चों के लिए ये चीज़ जो है ना, पेरेंट्स के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रही होती है। देखिए, इन्होंने कामरान साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और ये आम पब्लिक के लिए भी बहुत फ्रूटफुल है इसका जानना। इन्होंने जिक्र किया कि मोशन लग जाते हैं। तो पहले तो ये मैं मिथ क्लियर कर दूं कि दांतों का निकलने का मोशन लगने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही। लोग अक्सर समझते हैं कि दांत निकाल रहा है, मोशन लगे हैं तो इट मीन्स दांत निकल रहे हैं। तो उसमें होता क्या एक्चुअली कि जब बच्चा थोड़ा सा क्रॉल करना शुरू करता है ना, तो बच्चे हर चीज़ उठा उठा के मुंह में डालते हैं। इवन आपने देखा होगा कि फ़र्श पे अगर आप छोड़ दें तो रास्ते में अगर शूज़ भी पड़े हैं ना, तो बच्चे वो भी उठा के तो मुंह में डाल लेते हैं। उसकी वजह से बच्चे में ज़ाहिर है जर्म्स जाते हैं, उसकी वजह से डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंडली ये कि जब टूथ इरप्शन हो रही होती है ना, तो ज़ाहिर है बच्चे को पेन फील होती है, तो उसमें उसकी कैल्शियम और विटामिन डी रिच जो डाइट है ना, वो बच्चे की लाजमी होनी चाहिए। विटामिन डी का जो अच्छा वो है सोर्स सनलाइट एक्सपोजर है। अब आप देखें बंद घरों में अगर रहते हैं तो आपका धूप में एक्सपोजर ही नहीं, तो आपका जो ज़्यादा विटामिन डी है वो सनलाइट में बनता है। सेकेंडली देखने में आता है कि मदर्स जो हैं, आप किसी का भी इधर भी किसी का करा लेना 100 में से, तो मेरा ख्याल है 3-4 लोगों का पूरा आएगा, अदरवाइज़ 96% लोगों का विटामिन डी लो ही आना है। क्योंकि हमारे यहाँ आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हैं, हम ज़्यादा अंदर रहते हैं, मोबाइल यूजेस ज़्यादा है, स्क्रीन पे ज़्यादा हैं, और डाइट भी हमारी वो न्यूट्रिशियस नहीं है कि जिसमें विटामिन डी हो। एक तो विटामिन डी रिच खाना दिया जाए, कैल्शियम रिच दिया जाए, और बच्चे को पेन फ्री रखा जाए। तो पेन फ्री के लिए आप सिंपल पैरासीटामोल का सिरप यूज़ कर सकते हैं, जो बच्चे की एज और वेट के हिसाब से उसकी डोज़ होती है। अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सेकेंडली उसको हर तरह की डाइट जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं, स्पेशली आफ्टर 6 to 9 months। सही। 1 साल का बच्चा हर वो चीज़ जो आप घर में बनाते हैं, प्रोवाइडेड कि उसमें स्पाइसेस कम हैं, प्रोवाइडेड कि उसमें चीनी और नमक का इस्तेमाल कम है, फ़ैट का इस्तेमाल कम है, घी का इस्तेमाल कम है, तो वो खाना आप बच्चों को खिला सकते हैं।
बट जाहिर है बच्चे के स्टमक का साइज़ छोटा होता है, तो उसकी वजह से बच्चे की जो फूड इनटेक है वो कम होता है। मतलब अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो बच्चा आपका 1/4 खाएगा। सही, बिल्कुल इसी तरह से ये छोटे छोटे से केयर होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं से ऐड करें। डॉक्टर नगीना, ये बताइएगा कि जो नौमौलूद बच्चे होते हैं उनकी सेहत का ख्याल किस तरह से रखा जाए, क्योंकि उनमें बीमारी के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग फर्स्ट टाइम मदर बन रही होती हैं तो उन्हें नहीं पता चल रहा होता, वो थोड़ी थोड़ा पैनिक भी क्रिएट कर रही होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर रही होती हैं जो कि छोटे बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रही होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और हम डेली प्रैक्टिस में भी देखते हैं। मतलब वो पेशेंट आता है ना, बताता है कि, और यकीन करें कि मदर के ना फेस से पता चल जाता है कि मैं कहती हूँ आपका पहला बच्चा है, तो कहती है डॉक्टर साहब आपको कैसे पता चला। मतलब उनकी एंग्जाइटी से और फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ लोग ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्शियस भी होते हैं कि थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है तो वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अच्छी बात है, कंसर्न होना चाहिए, लेकिन उसमें ये कि जो न्यू नेट है, जो बच्चा अभी पैदा होता है, ज़ाहिर है एक नया एडिशन होता है फैमिली में, सब लोग खुश होते हैं। एक तो ये कि उसको ज़्यादा लोग पकड़े ना, ख़ास तौर पे जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, जो वक्त से पहले पैदा होते हैं, मिनिमल हैंडलिंग होनी चाहिए। सही, कि कम से कम लोग उनको उठाएं ताकि जर्म्स का एक्सपोजर बच्चे को कम हो। फिर हम प्यार से बच्चे को चूमते हैं फेस पे, तो उस पे भी आप ज़ाहिर है जर्म्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्यार तो आता है बच्चों पे, लेकिन थोड़ा सा उसको आप बच्चे की सेहत से रिलेटेड अगर देखें, उस चीज़ को कम करना चाहिए। फिर सफाई बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि यकीन करें बच्चों को 15-15 दिन नहलाती नहीं है। खास तौर पे विंटर पे बात विंटर करें में। तो कहते हैं कि सर्दी लग जाएगी बच्चे को। ठीक है, हम नमूनिया से तो बचा रहे हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ आप बच्चे को जर्म्स का एक्सपोजर दे रहे हैं। स्मेल आ रही होती है बच्चों में से, यूरिन कर रहे हैं तो आप उसको वॉश नहीं कर रही, वो वाइप से साफ़ कर रहे हैं। पैम्पर लगा हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवर किया हुआ है, तो ये चीज़ें, बच्चों की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल। आपकी 90% बीमारियाँ यकीन करें ख़त्म होती हैं अगर आप सफाई का ख्याल रख लें। मैदे जिगर की 90% बीमारियाँ सफाई से ठीक हो ठीक जाती है हैं। डॉक्टर ने की ना, एक ये भी प्रैक्टिस होती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम उसे गुट्टी दे रहे होते हैं शहद की या कोई भी, अक्सर हमने बड़ों से देखा है। तो ये चीज़ बहुत सारे लोग कहते हैं ख़तरनाक भी है। आप बीइंग अ डॉक्टर क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या ये प्रैक्टिस हमारी ठीक है, ये ख़तरनाक तो नहीं है? देखिए, साइंटिफिकली तो इनकी कोई रिकमेंडेशंस नहीं हैं। जितने भी ये शहद है, नौनिहाल है, गुट्टी है, अरक हैं, डिफरेंट टाइप्स लोग देते होंगे, बट साइंटिफिकली तो इनके पे कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। और हनी की अगर बात की जाए, वैसे तो शहद में शिफा है, लेकिन जो 1 ईयर से छोटे बच्चे हैं ना, उनमें कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि शहद नहीं देना चाहिए। एक इन्फेक्शन होती है जिसको बॉचुलिज्म कहा जाता है, और वो पैक्ड हनी में होती है, और वो अगर बच्चे को इंजेस्ट करवाते हैं तो उसमें बॉडी के पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। कुछ केस रिपोर्ट्स उसमें मौजूद हैं। तो हनी का यूजुअली कहा जाता है 1 ईयर के बाद दिया जाए। बाकी जो हर्बल चीज़ें हैं उसका साइंटिफिकली मेडिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। हाँ, अगर कोई अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई हर्बल में शेयर करना चाहिए तो वो मेरे नॉलेज में नहीं है। क्योंकि इस तरह से है कि बच्चे को थोड़ी सी खांसी भी हो रही होती है, ख़ासतौर पे हम बात करें 6 मंथ ओल्ड बच्चे को, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि शहद दे देते हैं कि शहद जो है इन तमाम चीज़ों नहीं, वो को 1 cover ईयर के करते बाद हैं। आप दे सकते तो हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारा गैर ज़रूरी चीज़ें हम अपने बच्चे को दे रहे होते हैं 6 बिल्कुल। मंथ्स तक। तो ये जो अरक वगैरह होते हैं ना, चुअरका टाइप, उससे बच्चों को अक्सर डायरिया हो जाता है। और मैंने अक्सर देखा है कि बड़े जो घर के होते हैं ना, वो कहते हैं कि इसको पिलाओ, इसका पेट साफ़ हो। और इसी तरह कैस्टर ऑयल लोग बहुत पिलाते हैं। सौंफ का पानी भी हम लोग दे रहे सौंफ होते हैं, ठीक है, वो वो ठीक है। आप दे सकते हैं, वो तो एक अच्छी चीज़ है। आप अक्सर चाय में भी डालते हैं। इलायची अच्छी है, दालचीनी बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो चीज़ें अरक टाइप हैं जो आप डायरेक्टली बच्चे को पिला रहे हैं, तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ लेक्सेटिव्स जो आपके पेट को डायरिया बिल्कुल करवाते इसी हैं। तरह से। और आजकल अगर छोटे बच्चों के हवाले से बात करें, कॉन्स्टिपेशन का बड़ा मसला अहम होता जा रहा है और बहुत सारे लोगों को, इस पर भी जी बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बच्चों की सेहत के हवाले से। डॉक्टर नगीना, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ रही थी कि आजकल अगर हम देखें, यंगस्टर्स को भी देखें, नौमौलूद बच्चों को भी देखें, या वो बच्चे जिनकी उम्र 4-5 साल है, तो कॉन्स्टिपेशन का मसला बड़ा अहम इशू नज़र आता है। पेरेंट्स इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा वरीड भी होते हैं। अक्सर औक़ात तो ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है, जब तक आप कोई मेडिसिन नहीं दे रहे होते तो बच्चा स्टूल पास नहीं कर रहा होता। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या क्या एहतियात करने की ज़रूरत है, डाइट किस तरह से बेहतर करने की ज़रूरत है? हाँ जी, बड़ा कॉमन है और हम डेली प्रैक्टिस में भी देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन पहले तो डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन वाकई है भी सही बच्चे को या कोई और प्रॉब्लम है। अगर तो आपका बच्चा स्टूल पास करते हुए विद डिफ़िकल्टी, यानी प्रॉब्लम हो रही है उसको स्टूल पास करने में, उसको पेन होती है या ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, बच्चा काफ़ी देर वॉशरूम बैठा रहता है, तो देन उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। सही। और उसके लिए जो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो घर में ही सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं या कोई टोटके इस्तेमाल करते हैं। उसमें जब वो देते हैं बच्चा वक्ती तौर पे ठीक होता है, फिर वो चीज़ छोड़ देते हैं कि अब बच्चा ठीक हो गया, वो फिर दोबारा प्रॉब्लम उसको होता है। फिर ऑफ एंड ऑन जो मेडिसिन हम दे रहे होते हैं ना, उससे भी ये कंडीशन वर्सन होती है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो बच्चे की ग्रोथ देखी जाए, बच्चे का वेट एंड हाइट उसकी एज के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अगर तो अप्रोप्रिएट है तो इट मीन्स कि उसको फंक्शनल कॉज है, आपको उसकी थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुछ उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है। बट अगर उसका वेट एंड हाइट एज के हिसाब से सही नहीं है और बच्चे को साथ में कॉन्स्टिपेशन का, पेट का मसला रहता ही है, फिर उसको इन्वेस्टिगेट होना ज़रूरी है कि हमें क्रॉनिक कोई डिजीज़ जो कि जिस तरह वीट एलर्जी है, कोई अंतड़ियों के प्रॉब्लम्स हैं, मैदे के प्रॉब्लम्स हैं, उनको रूल आउट करना ज़रूरी है। सही, बिल्कुल इसी तरह से ये बड़ा कॉमन सा इशू है, इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर भी मैं बात करूँगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटे मैं सईद बोल रहा हूँ गुलिस्तान कॉलोनी से। जी जी, डॉक्टर साहिबा से कोई सवाल करना चाहें? जी बेटे, वो सवाल करना है। मेरी बेटी है 12 साल की, तो उसके पूरे जिस्म में ना दर्दें होती हैं बहुत ज़्यादा, सही तो उसके तरह पूछना था। सही, कोई सवाल करना चाहें? बच्चे की टेस्ट भी कराए वेट, हैं बेटे, वो सीटी स्कैन भी कराया, MRI भी कराया, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई भी ना उसको। बच्चे के कोई टेस्ट हुए, ब्लड के, कोई विटामिन डी के टेस्ट हुए? हाँ, विटामिन डी भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं विटामिन डी भी। पूरा आया है? हाँ जी, विटामिन डी के भी टेस्ट हुए हैं। सही आए हैं वो? लगता है कॉल ड्रॉप हो गया। बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने प्रोग्राम में कॉल की। ये क्या इशू है? अक्सर पेरेंट्स ये शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। नहीं, विटामिन डी की अक्सर कमी देखने में आती है और ये जो दर्दें बता रहे हैं ये बच्चों में कॉमन है। और अगर विटामिन डी भी पूरा है, आपने सारे टेस्ट भी करवा लिए हैं, सीटी स्कैन भी वो बता रहे हैं, MRI, फिर ना ग्रोइंग पेन्स होती हैं। वो क्या होती हैं कि जब बच्चे की बढ़ोतरी हो रही होती है ना, जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, तो ये काफ़ी सीवियर होती हैं और ये रात में भी होती हैं अक्सर। तो उसमें फिर बच्चे को आपने सिम्टोमेटिक ही मैनेज करना है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, फिज़ियोथेरेपी हो उसकी। कई दफ़ा मसल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, या जिस तरह मोबाइल का यूज़ ज़्यादा है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं है। एक तो मसल्स को आप एक रूटीन में लाएँ, दूसरा उसका कैल्शियम पूरा होना चाहिए, दूध लाजमी इस्तेमाल करें। ठीक है। और टर्मेरिक जो हल्दी है वो बड़ी अच्छी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी सही, है। मैं ये पहली दफ़ा ये टर्म सुन रही हूँ, ग्रोइंग पेन्स भी होती हाँ हैं। बिल्कुल, और मेरी बेटी में भी हुई और वो इतना लंबा अरसा चली, पूरा 1 मंथ उसको इतनी सीवियर पेन्स थी कि मैंने खुद उसके सारे टेस्ट करवाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन नाउ। सही, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ाने की, वॉक हो या पहले तो मसल एग्जॉशन को देखें कि मसल फटीग तो नहीं है, फिजियोथेरेपी करवाएं। अगर आपने मेडिकल कॉजेज़ रूल आउट कर लिए हैं सारी, कि आपके सारे टेस्ट हो गए, कैल्शियम ठीक है, विटामिन डी ठीक है, फीवर नहीं है, डेंगू फीवर नहीं है, सीटी में कोई मसला नहीं है, आपने एक्सरेज भी करवा लिए, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा, फिर आप मसल कॉज ज़रूर देखें, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं। अगर उससे भी हल नहीं होता तो फिर आप इसकी कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है उसको करें। और सेकेंडली ये कि पेन किलर ज़्यादा ना दें। ठीक है। एनाल्जेसिक्स जो है ना, उसकी भी आप अगर क्रॉनिकली यूज़ करते हैं तो आप
उसकी एक आदत हो जाती है। अभी पेन किलर के हवाले से मुझे अक्सर एक कॉमन प्रैक्टिस हम देखते हैं कि वालिदैन क्या करते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा नहलाते हैं, छोटे बच्चों के हवाले से मैं बात करी हूँ, उन्हें कोई भी सिरप दे देते हैं बुखार से बचाने के लिए पहले कभी से हुआ ही नहीं। कि अभी बुखार नहीं हो रहा, खुदा ना खास्ता बुखार हो जाए तो हम उसे ये सिरप दे देते हैं। तो इस हवाले से आप क्या नहीं, सजेस्ट इससे तो करती हैं? रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है कि आप देखिए एक मसला है ही नहीं तो आप उससे बचाने से पहले कैसे दे सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा। तो ये तो आप बच्चे को वैसे ही मेडिसिन का एक्स्ट्रा यूज़ है। तो ये तो चीज़ नुकसानदेह है? बिल्कुल है, आपको नहीं देनी चाहिए जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आपको लगे कि बच्चा इरिटेबल है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, बच्चे को बुखार है, टेम्परेचर चेक करें। बच्चे के ना जब रोता है ना तो उसमें आपको उसकी कॉज़ फाइंड आउट करनी चाहिए कि वजह क्या है, क्यों रो रहा है। ये नहीं कि आप मैंने देखा है कि अक्सर बच्चा जब रोना शुरू करता है ना तो माएँ दूध ही पिलाई जाती हैं, और ख़ास तौर पे जो अभी फ़र्स्ट टाइम मदर बनी होती हैं, तो उसमें आपको उसका देखना चाहिए कि बच्चे के कोई चीज़ चुभ तो नहीं रही। आपने कपड़े ऐसे पहना दिए हैं वो इसको इरिटेट कर रहे हैं। बच्चे का पैम्पर तो सोख नहीं है, पैम्पर भरा होगा, बच्चा उससे भी इरिटेट हो रहा इरिटेट होता है। होगा। बच्चा बताएगा तो नहीं मुझे क्या मसला है। फिर पेट में दर्द हो सकता है, उसके कपड़े हो सकते हैं टाइट क्लॉथिंग हो, कपड़े टाइट पहनाए हुए हैं आपने, बिब को आपने बहुत ज़ोर से बांध दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप इतनी सर्दी नहीं है और आपने बहुत ज़्यादा ही बच्चे को वार्म कर दिया, ओवर कर दिया, कपड़े बहुत ज़्यादा पहना दिए। पठानों के बच्चे आपने अक्सर देखे होंगे, बांधे होते हैं कपड़ों में, लपेटे होते हैं। ऐसे ही तो वो इन चीज़ों को रूल आउट करना चाहिए कि बच्चे की इरिटेबिलिटी की या रोने की वजह है क्या। हर दफ़ा जब बच्चा रोए उसका मतलब ये नहीं कि उसको भूख लगी है, बाकी कॉजेज़ को देखें। और दूसरा, जब तक बच्चे को कोई सिम्टम्स नहीं आते आप अनड्यू मेडिकेशंस ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में इस्तेमाल मत करें बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे से। बिल्कुल, वैसे भी सेल्फ मेडिकेशन मैं अक्सर कहती हूँ कि अडल्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। बिल्कुल। सेम गोज़ फॉर कम उम्र बच्चे जो हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर ने की ना फीडर का इस्तेमाल आजकल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि बच्चे 10 साल के भी हो जाते हैं, 15 साल के भी हो जाते हैं, फिर भी फीडर नहीं छोड़ रहे होते। तो आप क्या देखती हैं इसके नुकसानात? नुकसान तो बहुत हैं। और आप 10 साल की बात करते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग जो शादियों होने से पहले जिन्होंने छोड़े कोई ऐसी आदत हो जाती है कि वो अगर उससे गुजारा नहीं है थंब सकिंग शुरू कर देते हैं, तो आपको उसकी एक एडिक्शन हो जाती है। तो इसका छुड़वाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो छोटे बच्चों में अगर हम बात करें तो निप्पल जब मुंह में लेते हैं ना तो उससे आप एरोफेजिया होता है, आप हवा को अंदर लेके जा रहे होते हैं, तो वो हवा आपके पेट में जाके गैस करती है और उसकी वजह से पेट में भी दर्द होता है। बच्चे उसकी वजह से रोते हैं। और आप देखें अक्सर लोग चुप कराने के लिए चूसनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पेसिफायर्स का, चुप कराने के लिए। हालांकि वो आपकी और वो हम बीमारी घर लेकर आ रहे होते हैं, बीमारी को दावत दे रहे होते हैं। तो बच्चों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़अत बड़ी कम होती है, इम्यून सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। तो ऐसे में बच्चों की सेहत का आप ख्याल रखें, ख़ास तौर पे जब बच्चों के आसपास किसी एक ऐसे पर्सन को होना चाहिए जो स्पेसिफिकली जिसकी नज़रें जो हैं वो बच्चों पे हों 24 घंटे, ताकि बच्चे किसी भी गैर ज़रूरी अशिया को निगलने से परहेज़ कर सके या एटलीस्ट आइडेंटिफाई जो है वो अर्ली स्टेज पर किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नगीना साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपके साथ जब भी गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे होता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। बच्चों की सेहत के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और साथ ही साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि विंटर में सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो रहे होते हैं वो सेहत पे ही हो रहे होते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।